हेलो स्टूडेंट, हमने जो कनिष्ठ सहायक का हिंदी का आपका मॉडल पेपर बनाया था पिछला, उसकी अगली सीरीज है ये। इसमें हमने उसी तरीके से अलग तरह के प्रश्न आपके सामने रखे हैं। तो इसको आप देखने के बाद हमें कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा। और जो आपने पिछला आपका जो वीडियो था उसमें जो कमेंट है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, तो उसमें अधिकतर लोगों ने ये भी कहा है कि सर हमें जो 100 नंबर की सीरीज है वो भी ला दीजिए। देखो 100 नंबर की सीरीज भी मैं ले आऊंगा, क्योंकि 100 नंबर की सीरीज को बनाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि देखो इतने अलग तरीके से क्वेश्चनों को फॉर्मेट करना, उनको निर्मित करना थोड़ा समय मतलब टाइम टेकिंग होता है। इस वजह से आपका उसमें समय लगता है। 20-20 नंबर के 5 पार्ट के बराबर एक 100 नंबर का होता है, और वीडियो भी काफी लंबा हो जाता है। तो उसको भी मैं ला रहा हूं बहुत जल्दी, हम क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं। और उसके अलावा जब तक आपका चल रहा है, क्योंकि हिंदी आपको 20 ही नंबर की पढ़नी है, तो अगर आप 20 नंबर से चीजें कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा फॉर्मेट बना रहा हूं जिसमें कि यूके ट्रिपल एससी जो आपके पिछले पेपरों के अंतर्गत उसने चीजें करी हैं, जिन जिन क्षेत्रों को छुआ है, जो जो उसने सिलेबस में दे रखा है, वहां वहां से क्वेश्चन बन जाए, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहे कि आ कहां से रहे क्वेश्चन और किन किन क्षेत्रों में उसकी पहुंच है, कहां कहां से क्वेश्चनों को बना रहा है। तो इससे एक मोटा आइडिया भी आ जाएगा और क्वेश्चनों को सॉल्व करने का आपके पास एक तरीका होगा। देखो, ताकत से ही लड़ाई नहीं जीती जाती है कि हम ये कहे कि हमारे पास ताकत है और हम लड़ाई जीत जाएंगे, तो ये हमारी क्या मूर्खता है कि हमें बहुत आता है तो हम पेपर निकाल ही लेंगे। ये भी हमारी वैसी मूर्खता है, जैसे एक ताकत वाला समझता है कि मैं आप लड़ने में जीत ही जाऊंगा। आप ताकतवर हैं, आप लड़ने के लिए चले गए, एक छोटा सा आदमी है, आप सोच रहे हैं इसे तो पीट ही लूंगा, पता चल रहा है मुट्ठी भर के मिर्च लाया था और आपकी आंखों में डाल दिया और दो चार तुम्हारी क्या पेट पूट में मार करके चला गया, आप देखते रह गए। वैसा ही है कि आदमी अगर चतुराई से काम करता है तो उसके लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब आपको बहुत आता है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है कि इसे प्रेजेंट कैसे करना है, किस तरीके से ये पूछेगा, कैसे हमें आपके इस चीज की तैयारी करनी है, तो वो बहुत आना कहीं ना कहीं आपके काम नहीं आ पाएगा। इसलिए जरूरी ये होता है कि आप चीजों को समझें अच्छे तरीके से। इसको कभी भी इस तरीके से ना ले कि सर ने ये क्वेश्चन पेपर कराया तो यही क्वेश्चन आ गया। हो सकता है इत्तेफाक से कभी टकरा जाए, हमारा बिल्कुल भी ऐसा दावा नहीं हो रहा है कि जो हम करा रहे हैं यही आएगा, इसी तरह का आएगा, ये दावा कर रहे हैं कि हाँ ये जो आपका फॉर्मेटिंग है इसी तरीके की बना रहा है यूके ट्रिपल एससी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप इस फॉर्मेट में क्वेश्चनों को, अपने ज्ञान को यूटिलाइज कर पा रहे नहीं, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, गुणी आपनो पुछड़ ना देखना। गुणी आपनो पुछड़ ना देखना। यहां गुणी का मतलब, गुनी कहते हैं हमारे यहां लंगूर को, पहाड़ में गुनी कहा जाता है किसको? लंगूर को। आपण मतलब अपना, पुछोड़ मतलब पूंछ। इसका मतलब क्या हुआ? ना देखनो मतलब नहीं देखता, यानी कि लंगूर अपनी पूंछ नहीं देखता। इस कहावत का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति अपने दोषों को नहीं देखता, जो अपने अवगुण हैं उनको नहीं देखता। जैसे आपका लंगूर कभी भी अपनी पूंछ की तरफ नहीं देखता है, वैसे। तो इसका सही आंसर होगा अपने दोष दिखाई न देना। इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, यहां गुणी का मतलब गुणवान से नहीं है, पहाड़ में गुणी का मतलब आपका इसके संदर्भ में लंगूर है। अगला क्वेश्चन है, आपण बखत में पानी है लगे पतव। मतलब अपने वक्त में पानी से भी पतला हो जाना, यानी कि जब अपना मतलब पड़ता है, तो आपने देखा होगा समाज में लोगों को कि जब किसी को अपना मतलब निकालना होता है तो बहुत मीठे हो जाते हैं, बहुत चापलूसी करते हैं, मक्खन लगाते हैं। तो इसी को कहा जाता है अपन बखत में पानी लगे पतल। जैसे कोई आदमी आपका, अब वैसे तो बहुत ऐठन में रहता है, लेकिन जब बात क्या होती है उसके काम निकालने की, तो वो क्या इस तरीके से बिहेवियर करता है कि उसके जैसा मतलब सौम्य और उसके जैसा आपका जो सुलझा हुआ आदमी है वो कोई दूसरा और है ही नहीं। इसीलिए कहावत बन गई कि आपन बखत में पानी लगे पतव। तो इसका मतलब हुआ अपना काम करने के लिए क्या हुआ? चापलूसी करना। अपना काम निकालने के लिए चापलूसी करना, या अपने को इस हद तक क्या आपका ले जाना कि लोगों को लगे कि इससे बेहतर आदमी कोई है ही नहीं। ये कहने का मतलब है। पानी से पतला कौन होता है बताओ? जिसमें बहुत ही क्या होगी, पानी से भी ज्यादा आपके एक लिक्विडिटी होगी, वही तो निकल सकेगा छोटी से छोटी जगह में भी।
पहने हुए गहनों की ध्वनि के लिए गढ़वाली भाषा में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? जैसे किसी ने गहने पहन रखे हैं, मानो चूड़ियां हैं, अगर हिंदी में कहोगे चूड़ियां खनकाई, समझ गया ना, चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, तो गढ़वाली में खनक नहीं बोलते हैं बल्कि झमड़ांट बोलते हैं। कोई भी गहना अगर आपके आवाज कर रहा है, पायल है, चूड़ी है, कंगन है, ठीक है, तो उसकी जो खनक होती है उसको क्या बोलते हैं? झमड़ांट। इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक गढ़वाली भाषा में मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मित्र का पर्यायवाची दगड़िया बोलते हैं, ठीक है, दगड़िया मित्र को ही कहा जाता है। गैलिया, गैलिया भी मित्र को कहा जाता है। सौजनिया मतलब सजनिया या सौजनिया भी आपका मित्र को कहा जाता है। जड़दारी, जड़दारी का मतलब मां होता है, जन्म देने वाली, ना कि आपका मित्र। तो ये इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कुमाऊनी भाषा का विशेषण शब्द नहीं होगा? विशेषण शब्द कुमाऊनी भाषा का मयालू। मयालू मतलब जिसे आप मयालू कहते हैं कि जो व्यक्ति क्या होता है? प्रेमी होता है, दूसरे से माया रखता है, उसको मयालू बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम। जवान, जवान किसे कहते हैं? जवान व्यक्ति को जवान कहते हैं, जवान। खाणो, खाणो का मतलब क्या है? भोजन। खाणो का मतलब क्या है? भोजन। पुराणो, पुराणो का मतलब क्या है? पुराना। विशेषण शब्द नहीं है कह रहा। देखो, प्रेमी यानी कि दयालु का मतलब दयावान, ठीक है, मयालु का मतलब आपका मायावान। प्रेमी व्यक्ति तो कहेंगे ना प्रेमी व्यक्ति है, तो व्यक्ति की विशेषता क्या हुई? प्रेमी। तो विशेषण हो गया। जवान, यह व्यक्ति जवान है, तो जवान की विशेषता क्या हो गई? ये भी विशेषण हो गया। भोजन, भोजन संज्ञा शब्द है, विशेषण नहीं होगा, तो इसका सही आंसर यही होगा। पुराना भी क्या है? विशेषण शब्द, स्थिति को बताता है, तो ये भी आपका विशेषण शब्द, ये भी विशेषण शब्द, ये भी, ये विशेषण ना होकर के संज्ञा, इसलिए इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। मंगलेश डबराल उत्तराखंड के जाने माने हिंदी साहित्यकार और आपके पत्रकार रहे हैं। पत्रकारिता से बहुत सारे आपके देश के जाने माने जो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हैं उनके संपादन भी इन्होंने किए हैं। तो हम जो देखते हैं, ये काव्य संग्रह है इनका। घर का रास्ता ये भी है। पहाड़ पर लालटेन तो बहुत ही फेमस है मंगलेश डबराल की। महाकाव्य के बिना ये नहीं है। महाकाव्य के बिना रचना है लीलाधर जगुड़ी की। जगुड़ी किसकी है? जगुड़ी की। अगला क्वेश्चन है, कोसी के घटवार किसकी रचना है? कोसी के घटवार रचना है शेखर जोशी की। शेखर जोशी का आपका जो पाठ है वो आपके इंटरमीडिएट में भी है, गलता लोहा नाम से। अल्मोड़ा से बिलोंग रखने वाले आपके शेखर जोशी, अल्मोड़ा जिले के मूल निवासी। इनका जन्म भी यहीं हुआ है और बाद में ये आपके दिल्ली से लिखते थे। और इनका जो गलता लोहा है उसको आप पढ़िएगा, उसमें आपने देखा होगा कि ये अपने और अपने गांव के जो लोहार का बेटा है, जो दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, उसके विषय में बहुत अच्छी इन्होंने एक स्टोरी लिखी हुई है, गलता लोहा, इंटरमीडिएट के सिलेबस में। क्योंकि जितने भी साहित्यकार हैं इनमें ध्यान रखना कि ये सारे के सारे इंटरमीडिएट के जो सिलेबस में है उन्हीं को उठाया, कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो सिलेबस चल रहा है यूके आपका उत्तराखंड का भी, उत्तराखंड बोर्ड का भी, और उसके अलावा सीबीएसई बोर्ड का भी, उसी के आपके पाठों से साहित्यकारों को लिया गया इसमें। क्योंकि उत्तराखंड के साहित्यकार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि वो जीएस में भी पूछ ले जाते हैं उत्तराखंड वाले में और हिंदी वाले में। जयशंकर प्रसाद रचित पहली कहानी है, जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है वो है ग्राम। जयशंकर प्रसाद, जिसे हम छायावाद का आपका 4 स्तंभों में से एक मानते हैं, उन्होंने जो पहली कहानी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के काव्य भी हैं, काव्य तो आपको पता है कामायनी कालजयी काव्य है, उसके अलावा काव्य के अलावा उन्होंने बहुत सारे आपके उपन्यास भी लिखे हैं और उसके अलावा बहुत सारी कहानी भी है। उनकी आपके पहली जो कहानी है वो है ग्राम। एकमात्र हिंदी की उपबोली जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान है। हिंदी की उपबोली जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान है। 17 उपबोलियां आप जानते हैं, 4 तो राजस्थानी की हो गई, मेवाड़ी जिसे हम मारवाड़ी बोलते हैं, दूसरा मेवाती, जयपुरी और मालवी। 5 हो गई आपकी पश्चिमी हिंदी की, हरियाणवी, उसके अलावा आपका जो खड़ी बोली हिंदी है जिसे हम कौरवी बोलते हैं, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है। 2 पहाड़ी हो गई, कुमाऊनी और गढ़वाली। 5 4 9 2
11। 3 पूर्वी की हो गई। 3 पूर्वी की हिंदी में आपके अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, और 3 बिहारी की हैं। एक आपका मगही है, एक मैथिली है, और एक आपका भोजपुरी है। तो इन 17 जो आपके क्या है उपबोलियां हैं हिंदी की, उनमें से केवल एकमात्र मैथिली एकमात्र ऐसी बोली है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें स्थान प्राप्त है, क्योंकि मैथिली के पास अपना एक बहुत विस्तृत साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, अपनी लिपि भी है मैथिली की, देवनागरी में भी लिखी जाती है और मैथिली की अपनी लिपि भी है। और उसके अलावा मैथिली एक बड़े क्षेत्र द्वारा बोली जाती है, प्राचीन इतिहास रहा है मैथिली का, इसीलिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो अंत में 4 भाषाएं सम्मिलित की गई थी, संथाली, मैथिली और बोडो डोगरी, उनमें मैथिली भी थी। तो ये आपके हिंदी की 17 उपबोलियों में मात्र एक है जिसे आपके भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज पर निगरानी रखना और गलत कार्यों का पर्दाफाश करने वाली पत्रकारिता क्या कहलाती है? एडवोकेसी पत्रकारिता? नहीं, एडवोकेसी पत्रकारिता आपके कानून से संबंधित जो भी आपके विचार विमर्श होते हैं उनको प्रकट करने वाली पत्रकारिता को कहते हैं। वॉच डॉग पत्रकारिता, ये है आपका निगरानी रखना, सरकारी कामकाज पर निगरानी रखना, और यदि उन्होंने किसी भी तरह का आपका कोई गलत काम करा है तो उसे उजागर करना, उसे बोलते हैं वॉच डॉग पत्रकारिता। ये सही है। खोजी पत्रकारिता, खोजी मतलब किसी आपके महत्वपूर्ण आपके न्यूज को खोजना या किसी कांड को खोजना फिर उसे पर्दाफाश कर देना, वो आपका क्या कहलाता है? खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता को आज की डेट में स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है, पत्रकारिता की भाषा में, कि स्टिंग ऑपरेशन किया उसने, तो वो खोजी पत्रकारिता है। और पेज 3 पत्रकारिता किसे बोलते हैं? जो हमारा आपके शहर या देश के संबंध में हाई प्रोफाइल लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीजों से आपका न्यूज चैनलों या पत्रकारों द्वारा पत्रों में प्रकाशित करना या उनके जीवन से जुड़े हुए चीजों को आपका जनता के सामने लाना, वो आपका क्या कहलाती है? पेज 3, यानी कि हाई प्रोफाइल लोगों के से संबंधित न्यूज इकट्ठा करना पेज 3 पत्रकारिता का है। निम्नलिखित में से शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा। जब भी हमें शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना होता है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? इनको तोड़ लेते हैं। जैसे वो क्लीव है तो उसमें आपको पता है, दिख रहा है, क आधाई है, फिर लॉ आएगा, फिर बड़ी ई आएगी, फिर वो आएगा और फिर ओ आएगा। अगर कर्म को करें तो क आएगा, फिर ओ आएगा, फिर र आएगा, फिर म आएगा और फिर ओ आएगा मौ में। उसके बाद क्या है? कृषक, क आएगा, फिर री की मात्रा आएगी, फिर सौ आएगा, फिर ओ आएगा, फिर क आएगा, फिर कृषक ओ आएगा। फिर क्या है? कृषाणु, इसमें क आएगा, हलंत लगेगा, री आएगा, उसके बाद क्या आ रहा है? सौ आ रहा है, फिर आ की मात्रा है उसमें, फिर नौ आ रहा है, फिर नौ में किसकी मात्रा है? छोटा ओ की। तो ये अब देखो, क तो सब में कॉमन है, इसके हिसाब से नहीं होता डिक्शनरी के हिसाब से तय करने में। अब देखो इनमें सबसे पहले क्या आएगा? नंबर 1 पर ये आ गया, क्योंकि क के बाद ओ आ गया है इसमें। ठीक, अब इसमें लॉ है, इनमें री है, तो री पहले आता है वर्णमाला में, तो ये सबसे लास्ट हो गया। ये आएंगे दूसरे और तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर ये चला गया। दूसरे स्थान पर कौन आएगा? देखो, क के बाद री, इससे डिसाइड नहीं होता क्योंकि ये यहां तक बराबर है। ये वाला शो इसके बाद आता है, तो 3 पर 2 पर ये आ जाएगा और 3 पर ये। तो इसमें सबसे अंत में आएगा क्लीव। क्या आएगा? क्लीव, चौथे स्थान पर। सबसे पहले में कौन आ रहा है? ये कर्म, 1 नंबर पर ये आएगा। दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? ये। तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये, क्योंकि सबसे पहले शब्द विन्यासित करना जरूरी होता है वर्णमाला के अनुसार चलने के लिए। और हाँ, वर्णमाला में अगर क्या अंक और अंक है तो वो आपके सबसे पहले आता है, क से भी पहले, क्योंकि वर्णमाला में आपको पता है जो आपका अंक और अ है, अंत्यस्थ और आपका
विसर्ग और अनुस्वार हैं उन्हें आपके वर्ड व्यंजनों से पहले रखा जाता है। लघु ऊर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जब भी आपसे संधि विच्छेद पूछता है तो सबसे पहले आप उस संधि का विच्छेद करने के दौरान मूल शब्द निकालिए। लघु हम कैसे लिखते हैं बताओ? ऐसे, छोटा ऊ की मात्रा के साथ। और ऊर्मी कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, अब मिलाओ, कौन सा वाला मिल रहा है? लघु धन ऊर्मी, ये वाला मिल गया। ठीक है, सही तो ये हो गया। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। देखो, छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ, यानी कि दीर्घ संधि है इसमें। हालांकि इसमें भी सब वही है, देखो बन तो सबसे जाएंगे, क्योंकि इसकी संधि भी यही होगी, इसकी संधि भी यही होगी, इसकी संधि भी यही होगी, क्योंकि छोटा छोटा मिलेंगे तब भी बड़ा बनेगा, बड़ा और बड़ा मिलेंगे तब भी बड़ा बनेगा, छोटा और बड़ा मिलेंगे तब भी बड़ा बनेगा, बड़ा और छोटा मिलेंगे तब भी बड़ा बनेगा। लेकिन सही कौन सा वाला होगा? हमें यह पता होना चाहिए कि जो शब्द बना है उसका मूल शब्द क्या है। लघु ऊर्मी, जैसे लघु शब्द हम पहले लघु की स्पेलिंग सही लिख लेंगे, फिर ऊर्मी की सही लिखेंगे, अपने आप आ जाएगा वो। पहले तोड़ लेना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप यहां पर आपको स्पेलिंग सही नहीं है तो इन सब में आप उलझ जाओगे। ये शर्तिया है, क्योंकि अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कान के नीचे से पसीना आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आप आजमा लीजिएगा कभी भी। ऐसे एकल शब्द जो तोड़ने पर प्रायः अपना अर्थ खो देते हैं कहलाते हैं। कोई भी एकल शब्द जिसका आपका तोड़ने पर वो सार्थक ना रहे वो रूढ़ शब्द होगा। जैसे आपने कहा पति, पति को तोड़ दोगे तो इधर पौ रहेगा, उधर ती रहेगा, ना तो पौ का अर्थ रहा न ती। ठीक है, अगर आप मान लो इसे लिख रहे थे पति व्रता, तो इसको तोड़ते तो पति अलग, व्रता अलग, तो इसका मतलब क्या हुआ? पति का अपना अर्थ है, व्रता का अलग है, तो ये यौगिक शब्द होता है। जब आपका शब्द एकल होता है, कोई एक शब्द होता है, उसे तोड़ देते हैं तो वो अपना अस्तित्व खो देता है, निरर्थक हो जाता है, तो ऐसे शब्द को रूढ़ बोलते हैं। और जब दो शब्दों से जुड़ करके बना होता है तो उसे हम यौगिक बोलते हैं। दो शब्दों से जुड़ा हो लेकिन शब्द में क्या हो, बहुब्रीय समास हो अर्थ में, तो उसे योग रूढ़ बोलते हैं। संकर का मतलब दो शब्द होते हैं, कोई भी अलग अलग स्रोतों से आए होकर के जुड़े होने चाहिए, तब वो संकर होगा। कौन सा शब्द तद्भव शब्द होगा? तद्भव शब्द नेवला, क्योंकि इसका तत्सम होता है नकुल, बाकी ये सब तत्सम है। पित्तल तत्सम है, इसका पीतल होगा तद्भव। गधर्भ तत्सम है संस्कृत का, गधा होगा इसका। अंगरक्षक यानी कि अंगरखा होगा। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, जिनमें भी शब्दों में ऊपर ही आधा रो आता है, मोस्टली वो तत्समी होते हैं, मतलब संस्कृत के शब्द होंगे। जिनमें ये श आता है, ये मोस्टली क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द पहचानने के कई क्लू हैं। अगर आप देखोगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में, तो बहुत सारे क्लू आपको उसमें लिस्ट में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? पहला है मेरे से मत पूछो। मेरे से मत पूछो नहीं होना चाहिए, मुझसे मत पूछो होना चाहिए, ये गलत है। वह सब भले लोग हैं, वह सब भले लोग हैं, तो यहां पर वह नहीं होना चाहिए, वे सब भले लोग हैं होना चाहिए। यह एक गहरी समस्या है, गहरी नहीं है, क्या होता है? गहन समस्या है। यह एक गहन समस्या है, हमें यह काम करना है, हमें यह काम करना है। सही है, बिल्कुल, इसमें किसी भी तरह की सुधार की गुंजाइश नहीं है। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम होगा। कोई में क्या होगा बताओ? मैंने कहा दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कोई क्या खड़ा है, तो वो संज्ञा ही होगा, बिल्ली होगी, कुत्ता होगा, इंसान होगा, राम होगा, श्याम होगा, मीरा होगी, कोई ना कोई इंसान ही होगा। तो कोई कहा तो इसका मतलब क्या है? मुझे पता नहीं। अगर मुझे पता है कि दरवाजे पर राम है तो मैं कहूंगा दरवाजे पर राम खड़ा है, कोई क्यों कहूंगा? अब मुझे क्या है, ये तो पता है कि वहां कोई है, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन है, तो तब क्या होगा? देखो, संज्ञा के बदले तो प्रयोग कर लिया कि वहां पर राम, सीता कौन, कुत्ता, बिल्ली कौन है, आपको पता नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि वहां पर क्या है? रमेश है, तो सर्वनाम आएगा ही नहीं। दरवाजे पर रमेश खड़ा है, सर्वनाम क्यों आएगा बताओ? रमेश तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो सर्वनाम की जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है,
तो तुम क्या समझोगे कौन कर रहा होगा, अनिश्चित हो जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो वहां पर सर्वनाम भी आ गया संज्ञा के बदले, और क्या हो गया, अनिश्चय वाचक भी हो गया, क्योंकि वहां पर आपको पता चल ही नहीं रहा है कि निश्चित नहीं है ना। निश्चित होता है तो फिर सर्वनाम का प्रयोग ही नहीं करना पड़ेगा, संज्ञा से ही काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है, विशेषण मतलब जो विशेषता बताए, अपराध संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होगा अपराध, अपराधी होगा इसका क्या विशेषण, उद्योग औद्योगिक होगा इसका विशेषण, ये भी संज्ञा उद्योग, क्रोध, क्रोध भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, इसका क्रोधी हो सकता है विशेषण। आसमानी, आसमानी क्या है, आसमानी एक प्रकार है, रंग है, आप कहते हो ना आसमानी कमीज, तो आसमानी कमीज के साथ जुड़ गया तो क्या है, वो उसका रंग बता देगा, ठीक है, ये आसमानी एक तरह का विशेषण है, तो यही सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गौ का अर्थ नहीं है, गौ का अर्थ, गौ का अर्थ गाय भी होता है, नदी भी होता है, इंद्रिय भी होता है, गज नहीं, हाथी नहीं होता गौ का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भगिनी, भगिनी, भगिनी बहुत प्रचलित शब्द है बहन के लिए, सजाता, सजाता भी सही है, सहचरी, सहचरी बहन नहीं सहेली को बोलते हैं, सहचरी सहेली को बोला जाता है ना कि बहन को। सदोरा ये भी सही है, एक ही उदर से पैदा हुए हैं जो, उसे भी आप बहन ही कहोगे, ठीक है। सजाता मतलब एक ही, मतलब जो आपके जात है उसके लिए भी बहनें होंगी तो एक ही जात की होंगी, और ये भगनी आपका शब्द इसी के लिए है। सहचरी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय लगा है, दुकानदार, घसियारा, बनावट, चचेरा। दुकानदार में क्या लगा है, दार प्रत्यय, घसियारा में यारा प्रत्यय, बनावट में बनावट प्रत्यय, चचेरा में आ प्रत्यय, न चच से एरा प्रत्यय भी हो। तो इसमें जो आपका क्या है, दुकानदार में दार शब्द है, दार फारसी का होता है, दार किसका है, फारसी का होता है, तो इसीलिए ये विदेशी प्रत्यय होगा। बाकी सब में क्या है, तद्भव प्रत्यय है, इसमें विदेशी प्रत्यय है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए अगले उसमें फिर जो जीएस है और रीजनिंग है 40 नंबर का, वो कैसे करना है उसका भी बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। फिर 100 नंबर का भी हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उससे अपने जो पूरा पेपर है उसको स्टडी कर सको कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। बाकी ये टुकड़ों में जो आ रहे हैं इससे आपको एक पर्टिकुलर जगह का पता लग जाएगा, इसी के लिए हम ये ला रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।